हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे थीम 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर 14 to 16th सेंचुरी, क्लास 12 हिस्ट्री। सो विजयनगर का मतलब अगर हम देखें तो सिटी ऑफ विक्ट्री was the name of both a city and an empire। तो विजयनगर एम्पायर भी और विजयनगर सिटी भी। द एम्पायर was founded in the 14th century। 14th सेंचुरी में इस एम्पायर को फाउंड किया गया था। इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन नॉर्थ टू एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, ऊपर जो नॉर्थ में रिवर कृष्णा, मतलब जो हम साउथ में बात कर रहे हैं, वहाँ पर कृष्णा जो रिवर है वो उसका नॉर्दर्न पार्ट है और फिर एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला तक वो स्प्रेड था। 1565 में द सिटी वाज sagged and subsequently वो डेजर्ट होती गई एंड देन इट केम टू एन एंड एम्पायर। तो ऑल्दो 17th 18th सेंचुरीज में इट फेल इनटू रूइंस, बट स्टिल लोगों की मेमोरी में वो जो कृष्ण तुंगभद्र दोअब में रहते थे, उस वहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों की मेमोरी में फिर भी ये कहीं ना कहीं सिटी और एम्पायर जो थी वो अलाइव थी। तो वो लोग इसको एज हम्पी रिमेंबर करते थे। हम्पी जो है वो वहाँ की लोकल गॉडेस है पंपा देवी। तो पंपा देवी के नाम से हम्पी, एज हम्पी, जैसे आज हम उसको विजयनगर याद कर रहे हैं, विजयनगर की तरह हम उसको बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से वो लोग इसे एज हम्पी बोलते थे। एंड ये जो ओरल ट्रेडिशंस है कंबाइंड विद आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और बाकी रिकॉर्ड्स, इन सभी सोर्सेज ने मिलके हिस्टोरियंस को हेल्प कराई कि विजयनगर एम्पायर की एक पूरी हिस्ट्री को कंडक्ट कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टोन वॉल दैट वाज बिल्ट अराउंड द सिटी ऑफ विजयनगर। तो देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। एंड ये ऑलमोस्ट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ऐसा लगेगा कि जो स्टोरीज़ में, जैसे हमने बाहुबली और ऐसी जो स्टोरीज़ देखी है, ऐसा लग रहा है कि उस टाइप का कोई एक एम्पायर, जैसे ऑलमोस्ट ये फिक्शनल लगता है। ओके, ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट ट्रू नहीं है। हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि ये कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ और तुंगभद्र रिवर इन द साउथ, इसके बीच में ये एक्सटेंड होता था। इसके फाउंडिंग जो थे वो दो ब्रदर्स थे, हरिहरा और बुक्का। इसको फाइंड किया गया था 1336 में, 14th सेंचुरी में। एंड फाइनली 1565 में ये जो सिटी को सैक करा गया था, फिर उसके बाद इसकी डेजर्टेड हो गया, बिल्कुल थोड़ा खाली हो गया, रूइंस में आ गया। और 17th एंड 18th सेंचुरीज तक अब इसका कुछ ज़्यादा बचा नहीं, बट फिर भी लोग इसको एज हम्पी रिमेंबर करते थे। हम्पी जो नाम है वो पंपा देवी नाम से डिराइव हुआ है, और पंपा देवी जो है वो वहाँ की लोकल गॉडेस है। तो विद दिस हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, एंड वील बी पोस्टिंग द वीडियोज सून फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी के जो रूइंस है ये मतलब सबसे पहले दुनिया के सामने एक तरीके से लाए गए थे एक इंजीनियर और एंटीक्वेरियन के द्वारा, जो किसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के बारे में बाकी सभी को इन्फॉर्म, मतलब बाकी सभी को और पॉपुलर करा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉई थे, एंड उसने हम्पी का, मतलब इस साइट का सबसे पहला सर्वे मैप जो है वो प्रिपेयर करा था। उनकी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो कॉलिन मैकेंजी ने कलेक्ट करी थी, वो विरूपक्षा टेम्पल के जो पंडित है और जो पंपा देवी जो मंदिर है उसके जो पंडित हैं उनकी मेमोरीज़ के ऊपर, उनको जितना याद है कि हमारे उनके एंसेस्टर्स की लाइफ और उसके बारे में जितना याद है, उसके बेसिस पे उन्होंने इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है इसकी कलेक्ट करी थी। फिर बाद धीरे धीरे 1856 से फोटोग्राफर्स आने लग गए, वो इन मॉन्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करने लग गए, और इस वजह से जो स्कॉलर्स है वो उनको पढ़ पाए। तो 1836, एज अर्ली एज 1836 एपिग्राफिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, हम्पी के बाकी टेम्पल से कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक एफर्ट करा कि वो इस सिटी की और इस एम्पायर का एक हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर सके। तो हिस्टोरियन जो थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करी, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत लिटरेचर से, जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखी थी उनके अकाउंट से, एंड बाकी इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स और ऐसे सोर्सेज से। ये देखिए कॉलिन मैकेंजी, ये जो थे वो 1754 में ही वाज बॉर्न। कॉलिन मैकेंजी जो थे वो एक इंजीनियर, सर्वेयर और कार्टोग्राफर के जैसे फेमस थे। 1815 में वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करे गए थे, एक पोस्ट उन्होंने उनकी डेथ 1820 तक होल्ड करी। ही एम्बार्क्ड ऑन कलेक्टिंग लोकल हिस्ट्री को कलेक्ट करने लगे थे, और सर्वे उन्होंने हिस्टोरिक साइट्स को सर्वे करने लगे थे वो, ताकि इंडिया की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके, उसके पास्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग करें। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था
ताकि गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनी को ईजियर कर सके, मतलब इस कॉलोनी को और अच्छी तरीके से गवर्न कर सके। तो वो ये कहते हैं कि इंडिया के बारे में कि इट स्ट्रगल्ड लॉन्ग अंडर द मिजरीज ऑफ बैड मैनेजमेंट, मतलब इतनी अच्छी तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पाया, जिस वजह से इसने बहुत सफ़र करा है। बिफोर द साउथ केम अंडर द बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसके पहले मतलब जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आया है ये साउथ वाला पार्ट, उसके पहले यहाँ पर लोगों को बहुत ही बैड जजमेंट की वजह से सफ़र करना पड़ा है। तो ये उनका कहना था, उनकी पीओवी ऑफ पॉइंट था, पॉइंट ऑफ व्यू था आई मेंट। विजयनगर को पढ़ के मैकेंजी को ऐसा लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकती थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, लॉज और कस्टम्स के बारे में, जो कि नेटिव्स और ट्राइब्स के बीच में बहुत ही फेमस थे इस एरिया के, ताकि वो गवर्नेंस को ईजी कर सकें। ये फिगर देख लीजिए, ये मैकेंजी और उनके असिस्टेंट्स हैं। ये एक अननोन आर्टिस्ट के द्वारा एक कॉपी है, जो कि मतलब एक कॉपी है। ये एक अननोन आर्टिस्ट ने एक कोई आर्ट वर्क ऑयल पेंटिंग करी थी और उसकी कॉपी है, और इसको कॉपी करा था थॉमस हिकी ने, ओके, पेंटर जो है। तो ये circa 1825 को डेट करती है, एंड ये कलेक्शन ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड को बिलोंग करती है। मैकेंजी के लेफ्ट में उनके पियोन है किस्तन जी, जो कि एक टेलीस्कोप होल्ड करे हुए, ये उनके लेफ्ट में ये है किस्तन जी, उनके पियोन। उनके राइट में दो ब्राह्मण असिस्टेंट है, मतलब एक ब्राह्मण असिस्टेंट है और एक जैन पंडित है उनके राइट साइड में। और द तेलुगु एंड बिहाइंड हिम द तेलुगु ब्राह्मण कवलरी वेंकट लक्ष्मिया। तो ये उनके पीछे मतलब ब्राह्मण एक है, कवलरी ब्राह्मण कवलरी को बिलोंग करते हैं, वेंकट लक्ष्मिया वो है, और एक जैन पंडित है। रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यानी एपिग्राफिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे तो दो ब्रदर्स थे, दो भाई थे, हरिहरा और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को 1336 में बनाया था। वो उसके फाउंडर्स थे। ये एम्पायर जो था, इसमें बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ही अलग अलग डाइवर्स लोग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस रहते थे, अलग अलग रिलीजन्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। नॉर्दर्न फ्रंटियर में विजयनगर किंग्स जो थे वो कंटेम्प्रेरी रूलर्स के साथ कम्पीट करते रहते थे, जिसमें सुल्तान ऑफ डेक्कन, गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा का, मतलब ये जो रूलर्स थे, सुल्तान ऑफ डेक्कन और गजपति रूलर थे उड़ीसा के, उनको फर्टाइल रिवर वैली के ऊपर कंट्रोल चाहिए था, और इसके थ्रू बहुत ओवरसीज ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, तो इससे जितना भी फ़ायदा होता था उसके ऊपर कंट्रोल कर चाहिए था। तो इस वजह से उनके साथ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते थे। उसी टाइम पर एक इन स्टेट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता था ना, उस वजह से बहुत ही यूनिक आइडियाज़ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। तो विजयनगर के जो रूलर्स हैं उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग टेक्निक्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इन बाकी रूलर्स से बोरो करे थे, जिनको आगे फिर उन्होंने फर्दर डेवलप करा। कर्नाटका साम्राज्यमु हिस्टोरियन जो है वो विजयनगर एम्पायर यूज़ करते हैं, जो कंटेम्प्रेरीज है वो उसको कर्नाटका साम्राज्यमु डिस्क्राइब करते हैं विजयनगर एम्पायर को। ये देखिए, ये गोपुरम और गेटवे ऑफ द बृहदीश्वर टेम्पल एट थंजावुर, ये इमेज याद रखिएगा। एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड मैन, गजपति का मतलब होता है एलिफेंट्स। ये नेम जो है वो रूलिंग लीनिएज को दिया गया था, जो कि ओडिशा में बहुत ही पावरफुल थे 15th सेंचुरी में। तो विजयनगर के पॉपुलर ट्रेडिशन में जो डेक्कन के सुल्तान से उनको अश्वपति कहा गया है, यानी लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, एंड रायास को नरपति कहा गया, यानी लॉर्ड ऑफ मैन। तो विजयनगर ट्रेडिशन में ओडिशा के रूलर्स को गजपति, सुल्तान डेक्कन के सुल्तान को अश्वपति, एंड रायास को नरपति यानी लॉर्ड ऑफ मैन। नरपति, नर मतलब मैन, अश्व यानी घोड़ा, अश्वपति मतलब लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। इसमें से कुछ जो एरियाज़ है उसको एम्पायर में इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसमें बहुत डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है पावरफुल स्टेट्स का। मतलब कहने का मतलब ये है कि विजयनगर एम्पायर में जो एरियाज़ थे उसमें हमें चोलास, जैसे कि तमिलनाडु में जो चोलास थे, कर्नाटका में होयसालास थे, तो उनके एरियाज़ को भी एम्पायर में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस एरिया में जो रूलिंग एलिट्स थे उन्होंने अपना पैट्रोनेज इलेबोरेट टेम्पल्स की तरफ एक्सटेंड किया, मतलब इनके अंडर में बहुत इलेबोरेट टेम्पल्स बने, जैसे कि थंजावुर पे बृहदीश्वर टेम्पल हो गया, या फिर बेलूर पे चेन्नकेश्वर टेम्पल हो गया। तो ये इनके अंडर में ये टेम्पल्स बने हैं। विजयनगर के जो रूलर्स थे वो अपने आप को रायाज बुलाते थे। उन्होंने इन ट्रेडिशंस को कैरी ऑन रखा, एंड इसके आगे मतलब इसको कैरी ऑन करते हुए विजयनगर एम्पायर को नई हाइट्स तक ले गए। किंग्स एंड ट्रेडर्स, वॉरफेयर जो था वो इफेक्टिव कैवलरी पे डिपेंड करता था, तो इसीलिए कैवलरी मतलब घोड़े वगैरह जो आपके पास क्या क्या आर्म्स है, एमिनेशंस है, तो इसलिए हॉर्सेस को अरेबिया और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करा जाता था, जो कि
इम्पॉर्टेंट था, हॉर्सेस का इम्पोर्ट कराना बहुत ट्राइबल किंगडम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो ट्रेड था वो इनिशियली अरब ट्रेडर्स ही कंट्रोल करते थे। उस टाइम पे जो लोकल कम्युनिटीज़ थी मर्चेंट्स की, उन्हें कहा जाता था कुदिराई चित्तीस यानी हॉर्स मर्चेंट्स, वो भी इन एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेट करते थे। 1498 से और भी अदर एक्टर्स आ गए कोस्ट पे, जैसे कि पोर्चुगीज जो है वो अराइव हो गए वेस्ट कोस्ट पे सब कॉन्टिनेंट के, और उन्होंने भी अपने खुद के मिलिट्री और ट्रेडिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उनकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, स्पेशली मस्केट्स जो थोड़ी सी बंदूक टाइप एक वो होते हैं, तो उनका यूज़ जो था, इस वजह से वो इस पॉलिटिक्स के टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बने, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव और एडवांस टेक्नोलॉजी कैरी कर रहे थे वो पोर्चुगीज़ अपने साथ। इनफैक्ट विजयनगर जो था वो उसके मार्केट डीलिंग्स की वजह से बहुत ही बहुत ही नोटेड था, जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल और प्रीशियस स्टोन, इस वजह से ये काफ़ी फेमस था। तो ट्रेड जो था वो एक स्टेटस सिंबल था ऐसी सिटीज़ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वेल्दी पॉपुलेशन थी यहाँ की, और जो इतनी भी वेल्दी पॉपुलेशन थी ना, वो हाई वैल्यू एक्जॉटिक गुड्स को डिमांड करती थी, स्पेशली प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलरी। तो ये चीज़ जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ही एक सिग्निफिकेंट नोटेड चीज़ थी विजयनगर एम्पायर की। जो रेवेन्यू था वो ट्रेड से जो डिराइव होता था, तो ट्रेड से जितना भी पैसा रेवेन्यू डिराइव होता था ना, वो फिर इन टर्न स्टेट की प्रोस्पेरिटी में हेल्प करता था। द अपॉची एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, तो जो पावर के क्लेमेंट्स थे वो दो अलग अलग उससे थे, मतलब वो मिलिट्री भी थे, मिलिट्री कमांडर्स भी थे और रूलिंग लीनिएज भी थे, मतलब डायनेस्टिक रूलर्स भी हमें देखने को मिले जिनकी फैमिली में रूलर्स रह चुके हैं, या फिर मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने भी रूल को क्लेम करने की कोशिश करी है, पावर को क्लेम करने की कोशिश करी है। सबसे पहली डायनेस्टी जो थी उनको कहा जाता था संगमा डायनेस्टी। हरिहरा और बुक्का इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। जो संगम डायनेस्टी है उसने 1485 तक कंट्रोल करा, मतलब पूरा एक्सरसाइज करा, कंट्रोल करा विजयनगर एम्पायर को। इसके बाद सलुवाज आए जो कि मिलिट्री कमांडर्स थे, तो जैसे संगम डायनेस्टी जो था वो रूलिंग लीनियज से थे। फिर सेकंड आए सलुवाज जो कि मिलिट्री कमांडर्स थे, जो कि 1503 तक पावर में रहे, और फिर उनको रिप्लेस करा तुलुवाज ने। कृष्णदेवराय जो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे इस एम्पायर के, वो तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कृष्णदेवराय जो था उनका रूल जो था वो एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन दोनों था, मतलब उनकी रूल के अंडर एम्पायर को बहुत एक्सपैंड भी करा गया और जितना भी जो उनके एरियाज उसको कंसोलिडेट भी करा गया। ये वो टाइम था जब तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर्स के बीच का लैंड था, ठीक है। तो इसको कहा जाता था रायचूर दोअब। इसको 1512 में अक्वायर करा गया था। ओडिशा के रूलर्स को सबड्यू करा गया था 1514 में, और सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी बहुत तरीके से बहुत बार हराया गया था 1520 में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे कृष्णदेवराय के रूल के टाइम पे। तो किंगडम जो था वो बहुत ही मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के उसमें कांस्टेंट रहा, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो मिलिटरीली प्रिपेयर्ड रहा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी इस टाइम पे कृष्णदेवराय के अंडर रही। तो कृष्णदेवराय को क्रेडिट किया जाता है कुछ बहुत ही अच्छे और फाइन टेम्पल्स बनाने के लिए, एंड उन्होंने इम्प्रेसिव गोपुरम्स ऐड करे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स पे। तो गोपुरम्स ऐड करना और बहुत ही फाइन टेम्पल्स बनाने, दोनों के साथ उनको क्रेडिट किया जाता है। एक और उनकी अचीवमेंट की लिस्ट है कि उन्होंने विजयनगर के पास में एक सबअर्बन टाउनशिप को फाइंड किया था जिसका नाम था नागलापुरम, जो कि उनकी मदर के नाम के बाद रखा गया था नागलपुरम। कुछ मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर जो है वो इसी टाइम से आते हैं, इसके जस्ट बाद आते हैं, मतलब कृष्णदेवराय के टाइम से बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें विजयनगर एम्पायर के मिलते हैं, इसके जस्ट बाद से मिलते हैं। तो आप ये कृष्णदेवराय के अचीवमेंट्स को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके पहले हम ये देख रहे थे किंग्स एंड ट्रेडर्स। कृष्णदेवराय का रूल जो था वो 1509 से 1529 तक था, 20 ईयर्स तक था। ये विजयनगर के सबसे फेमस रूलर थे और इन्होंने तेलुगु स्टेट क्राफ्ट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कंपोज किया था जिसका नाम था अमुक्त मल्यड़ा, ठीक है। इसके बारे में मतलब कृष्णदेवराय ने ट्रेडर्स के बारे में क्या लिखा है ये देखिए। एक राजा जो है उसको अपनी कंट्री में हार्बर्स को, यानी कोस्टल वाला जो है, जो हार्बर है जहाँ पर दूसरी कंट्रीज वगैरह की शिप आती है एक्सचेंज के लिए, ट्रेड के लिए, उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए, जिससे कि कॉमर्स और हॉर्सेस, एलिफेंट्स, प्रेशियस जेम्स, सैंडलवुड यानी चंदन, मोती वगैरह ऐसे कुछ आर्टिकल्स का ट्रेड और कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। उनको फॉरेन सेलर्स के लिए एक ऐसी जगह अरेंज करनी चाहिए जहाँ पर वो रुक सके, उनके लिए बहुत ही हेल्प अरेंज करनी चाहिए, उनके लुक आफ्टर करना चाहिए एक सूटेबल मैनर में। मर्चेंट्स को इतना वो मर्चेंट्स जो कि एलिफेंट्स, गुड हॉर्सेस जो इंपोर्ट करते हैं उनको इतना अच्छा डेली ऑडियंस प्रोवाइड करो, प्रेजेंट्स प्रोवाइड करो, और इस वजह से इतना वो करो कि वो डिसेंट प्रॉफिट्स को अलाउ कर सके, मतलब वो इतना खुश हो जाए, तब जाकर ये आर्टिकल्स कभी भी आपके एनिमीज़ के पास नहीं जाएंगे। मतलब उनको डिसेंट प्रॉफिट्स दो
कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से वो प्रॉफिट्स करें, उनको खुश रखो। तो ये लोग जो ये जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, कभी भी आपके एनिमीज़ के पास नहीं जाएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी थी कृष्णदेवराय की। आपको क्या लगता है कि किंग क्यों इतना इंटरेस्टेड था ट्रेड इनकरेज करने में? देखिए, पहली बात तो ट्रेड कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद अदर एम्पायर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ट्रेड के थ्रू, जिसमें जैसे लिखा है कि एनिमीज़ के पास टर्न नहीं करेंगे, तो मतलब अगर एक बार वो खुश है, एक पर्टिकुलर कंट्री का ट्रेडर या मर्चेंट खुश है, तो वो वापस अपने एम्पायर पे जाएगा, अपने रूलर के पास जाके बताएगा, तो वो लोग भी खुश रहेंगे और ऐसे फिर उनके एनिमीज है वो कम से कम होंगे। विच ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शन? जो कि ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, जो कि फॉरेन लैंड से आते हैं, उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो अब कृष्णदेवराय की डेथ होगी 1529 में, इसके बाद से इंपीरियल स्ट्रक्चर में काफ़ी स्ट्रेंज दिखने शुरू हो गए। इनके जो सक्सेसर थे, इनको ट्रबल मिली रिबेलियस नायकास के थ्रू या मिलिट्री चीफ्स के थ्रू। तो 1542 तक था जो सेंटर पे कंट्रोल जो था वो दूसरी डायनेस्टी तक शिफ्ट हो चुका था, जो की थी अरावली डायनेस्टी, जो कि 17th सेंचुरी के एंड तक पावर में रही। इस पीरियड में जैसे कि पहले हुआ था, मिलिट्री एम्बिशंस जो रूलर्स के थे विजयनगर के और डेक्कन्स के सुल्तान के थे, उसमें बहुत ही शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स है, मतलब इनके मिलिट्री एम्बिशंस वगैरह थे सही। इवेंचुअली ऐसा हुआ कि सल्तनट्स, मतलब ऐसा बात हुई कि इनके बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तो चलते रहते थे। इवेंचुअली बात ये हुई कि जितने भी बाकी सल्तनट्स थे वो सभी विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट खड़े हो गए। 1565 में रामा राय थे, जो कि एक चीफ, राम राय जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के। इन्होंने क्या करा, राक्षसी तंगड़ी नाम की एक बैटल में, जिसको तालीकोटा की बैटल भी बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर उनकी फोर्सेस को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की कंबाइंड फोर्सेस ने हरा दिया। तो इस टाइम पे ये जो तीनों थे ये विक्टोरियस थे और इन्होंने पूरी विजयनगर को सैक कर लिया, लूट लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सिटी को बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया कुछ सालों तक। कुछ ही सालों में पूरी सिटी एकदम जो इतनी प्रॉस्परस थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और अब जो अरावली डायनेस्टी का जो पूरी मतलब एम्पायर का जो फोकस है वो ईस्ट में शिफ्ट हो चुका था, जहाँ पे अरावली डायनेस्टी पेनुकोंडा और लेटर चंद्रगिरी से रूल करी थी, जो कि तिरुपति के पास है। ओके, ये मैप देख लीजिए, दिस इज़ 14th to 18th सेंचुरी साउथ इंडिया का ये मैप है। ये देखिए, ये चंद्रगिरी, ईस्ट में उनका फोकस शिफ्ट हो चुका था, चंद्रगिरी और पेंडुकोंडा, और यहाँ पर इस तरीके से विजयनगर देखिए यहाँ पर है, तुंगभद्रा यहाँ पर है और कृष्णा रिवर यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। तो बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के कंबाइंड फोर्सेस ने विजयनगर को हरा दिया था। तो इसके ये एम्पायर जो था वो इतने बड़े एरिया में पूरा चलता था। सुल्तान की जो आर्मी थी वो विजयनगर की सिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो थी, लेकिन सुल्तान और रायास के बीच में जो ऐसे रिलेशन थे वो हमेशा से ऐसे ख़राब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब रिलीजियस डिफरेंसेस के बावजूद कृष्णदेवराय, ये लोग तो हिंदू, मतलब इन लोगों को करते थे, एंड सुल्तान मुस्लिम्स वगैरह थे, लेकिन फिर भी रिलीजियस डिफरेंस के बावजूद इनके बीच में जो रिलेशन थे वो हमेशा से ख़राब नहीं थे। जैसे कृष्णदेवराय के टाइम पर सल्तनत ने इनको बहुत सपोर्ट किया था और अपने में बहुत वो लेते थे, क्योंकि इनको इस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम की तरह से बोला जाता था। इसी तरीके से बीजापुर के सुल्तान ने जब कृष्णदेवराय की डेथ हुई थी, तो क्योंकि उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो बीजापुर के जो सुल्तान थे इन्होंने इंटरवीन करा था, हेल्प करने की कोशिश की थी कि एक स्टेबल पावर इस एम्पायर में आ जाए। इनफैक्ट विजयनगर किंग्स जो थे, मतलब जो वो सुल्तान जो थे उनके रूल को स्टेबलाइज करने में, और सुल्तान जो थे वो विजयनगर किंग्स के रूल को स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करते थे। ये तो बाद में हुआ क्या कि रामा राय जो थे उन्होंने कोशिश क्या करी कि एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान की तरफ भड़काया। इस तरीके से उन्होंने एक डेंजरस सी पॉलिसी लड़ी थी, जिस वजह से फाइनली हुआ कि सारे सुल्तान एक दूसरे के साथ मिल गए और फाइनली खुद रामा राय को हारना पड़ा। तो ये रामा राय की जो पॉलिसी थी ये बहुत ही फेटल प्रूव हुई थी पूरे एम्पायर के लिए। यवना एक संस्कृत वर्ड है जो कि ग्रीक्स के लिए यूज़ किया जाता है और बाकी लोगों के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट से सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे। रायास एंड द नायकास, वो लोग जो कि पावर को एक्सरसाइज करते थे एम्पायर में, वो मिलिट्री चीफ्स थे। उनमें से एक ग्रुप था मिलिट्री चीफ्स का जो कि फोर्ट्स को कंट्रोल करते थे और उनके पास आर्म्ड सपोर्टर्स थे। ये चीफ्स जो थे वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते रहते थे। बहुत केसेस में बहुत सारे पेजेंट्स थे जो इनके साथ मूव करते थे, जो फर्टाइल लैंड की तलाश में इनके साथ मूव करते रहते थे। इन चीफ्स को कहा जाता था नायकाज और वो यूजुअली तेलुगु और कन्नड़ कहते थे।
बहुत सारे नायकास जो थे वो विजयनगर किंग्स की अथॉरिटी को सबमिट करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि वो रिबेल करते थे, उनके किंग्स को ओवरटेक करने की कोशिश करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनको सबड्यू कर लिया जाता था मिलिट्री के थ्रू। एक अमार नायका सिस्टम जो था वो विजयनगर एम्पायर का बहुत ही मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था। तो ये था कि इसके बहुत, ऐसा बोला जाता है कि इसके बहुत सारे फीचर्स जो थे वो दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से डिराइव थे। अभी अमार नायका सिस्टम क्या था? अमार नायका जो थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे। तो जो रायास थे, यानी कि जो किंग्स थे, विजयनगर किंग्स थे, वो क्या करते थे, नायकास को थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज देते थे गवर्न करने के लिए। तो बदले मतलब वो नायकास क्या करते थे, पेजेंट्स से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ड्यूज कलेक्ट करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन, ट्रेडर्स वगैरह से उन एरिया के लिए। वो कुछ रेवेन्यू तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते थे और बाकी जो टैक्स और वगैरह जो है वो किंग्स को देते थे। तो जितना भी रेवेन्यू वो पर्सनली रख लेते थे वो अपने हॉर्सेज, एलिफेंट्स, अपनी आर्मी को मेंटेन रखने के लिए यूज़ करते थे। और ये आर्मी, ये जो कंटिजेंट्स जो एक एक नायका मेंटेन करते थे, ये विजयनगर किंग को जब भी ज़रूरत होती थी तो वो इसको यूज़ करते थे। और इस वजह से एक इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स विजयनगर किंग्स ने इस्टेब्लिश कर रखा था। कुछ रेवेन्यू जो था वो मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल और इरिगेशन वर्क्स में भी यूज़ किया जाता था। जो अमार नायकास थे वो विजयनगर किंग्स को ट्रिब्यूट सेंड करते थे ताकि वो अपनी लॉयल्टी शो कर सके। किंग्स क्या करते थे, अमार नायकास के ऊपर, अमार नायकास के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए कई बार उनका ट्रांसफ़र कर देते एक जगह से दूसरी जगह पर। तो 17th सेंचुरी में ऐसे बहुत बार हुआ कि 17th सेंचुरी के बाद से ये नायकास जो थे ये बहुत ज़्यादा पावर में आकर इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया, जिस वजह से एम्पायर जो है वो और तेज़ी से कोलैप्स होने लगा। अमार जो है इट इज़ बिलीव टू डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड समार, जिसका मतलब होता है बैटल या वॉर। तो ये पर्शियन टर्म अमीर को भी रिसेंबल करता है, जिसका मतलब होता है हाई नोबल। विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। जैसे बाकी सारी कैपिटल्स है वैसे ही होती है, विजयनगर भी जो थी वो भी एक ऐसी कैपिटल थी जिसका एक अलग ही डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट था, बिल्डिंग स्टाइल था। ओके वाह। तो ये मैप देखिए, इस मैप में हमें 3 मेजर जोन्स को आइडेंटिफाई करना है ऑन द प्लान। लुक एट द सेंट्रल पार्ट, कैन यू सी चैनल्स कनेक्टिंग अप विथ रिवर? सेंट्रल पार्ट में ओके ये दीज आर द तुंगभद्रा रिवर, this is the okay. See how many fortification walls can you trace? Was the sacred center fortified? Okay. Not very clear to me. Cannot really understand कितनी fortification है। fortification तो दिख रही है but okay anyways. Finding out about the city. बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमें विजयनगर किंग्स की, उनकी नायकास की जो कि डोनेशंस रिकॉर्ड करे टेम्पल्स को और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसे हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिली है। बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो कि सिटी ने विजिट करा है और उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इनमें से कुछ नोटेबल अकाउंट्स उनके हैं, जैसे कि एक इटालियन ट्रेडर है जिसका नाम था निकोल दी कॉन्टी। एक एम्बेसडर है जिनका नाम था अब्दुल रज़क, जो कि पर्शिया के रूलर ने भेजा था। एक मर्चेंट है जिनका नाम था अफनसी निकितीन, जो रशिया से थे। इन तीनों ने 15th सेंचुरी में इसको विज़िट करा। एंड दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस एंड फर्नाओ न्यूनीज जो थे तीनों पोर्चुगल से थे, और ये सब जो है ये तीनों जो है वो 16th सेंचुरी में है। तो इनके अकाउंट्स हमें मिले हैं, जिस वजह से सिटी के बारे में हमें या फिर एम्पायर के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अ स्प्रॉलिंग सिटी, ये डोमिंगो पीस का डिस्क्रिप्शन है विजयनगर के बारे में। वो क्या लिखते हैं, ये साइज़ इतना बड़ा है सिटी का कि मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे आपको मैं बता ही नहीं सकता कि कितना बड़ा है, क्योंकि एक स्पॉट से तो इसको देखा जा ही नहीं सकता। मैं एक बहुत बड़े हिल पे चढ़ा जहाँ से मुझे उसका एक अच्छा खासा पार्ट देखने को मिल गया, लेकिन फिर भी मैं पूरा नहीं देख पाई क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे और रेंजेस हैं, हिल्स के रेंजेस है, इस वजह से मैं पूरी सिटी को नहीं देख पाया। यहाँ से मैंने जो देखा वो मुझे रोम जितना तो बड़ा लगा ही सही, और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सारे ट्रीज़ के ग्रूव्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर पेड़ है, गार्डन्स है घरों के, और ऐसे पानी के कंड्यूट्स है, चैनल्स है जो कि इसके बीच में से फ्लो कर रहे हैं। जगह जगह पर यहाँ पर लेक्स हैं। एंड किंग के पास तो उसके खुद के पाम ग्रोव, पैलेस के अंदर पाम ग्रोव और बाकी फ्रूट अच्छी अच्छी रिच बेरिंग फ्रूट ट्रीज़ हैं।
तो what will you find these features in the city today? Yes, I think हमें कुछ सारे फीचर्स तो नहीं, बट लेक इज़ आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कॉमन होगा आज के टाइम में सिटीज़ में लेक्स का मिलना, या फिर ऐसे रिवर चैनल्स का, वाटर्स का मिलना सिटी के बीच में। बट वो डिपेंड करता है वैसे जगह टू जगह भी, जैसे कि जो रीजन से जैसे रिवर फ्लो करती है, जैसे यूपी, बिहार वगैरह रीजन में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। साउथ में भी जो रिवर्स उसमें पॉसिबल हो सकती है। आई थिंक सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स में ये इतना ज़्यादा पॉसिबल ना हो, बट ये डिपेंड्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। Why do you think the gardens and water bodies were selected for special mention by Peace? क्योंकि आई थिंक ये गार्डन्स और वाटर बॉडीज जो थी ना, ये प्लान्ड थी और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्लान करा गया था, विच इज़ नॉट समथिंग दैट यू फाइंड इन डेली, मतलब इस टाइम पर इतना कॉमन नहीं था ये चीज़। तो आई थिंक कि ये प्लान करी गई थी, इसलिए स्पेशली डोमिंगो ने सिलेक्ट करी थी और इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। वाटर रिसोर्सेज, विजयनगर की लोकेशन के बारे में सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो है कि इसके जो रिवर है, जो रिवर तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा यहाँ पर एक नेचुरल बेसिन फॉर्म करती है और तुंगभद्रा एक नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है, नॉर्थ ऊपर की तरफ और ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है। जो सराउंडिंग लैंडस्केप है वो बहुत ही सुंदर ग्रेनाइट हिल्स है, और कुछ तो ऐसी है कि जो सिटी के अराउंड एक पूरी एक फोर्टिफिकेशन जैसे गर्डल जैसे फॉर्म करती है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जो कि इन रिवर्स के मतलब हिल्स के नीचे से बहकर और इस तरीके से सुंदर सीनरी प्रोवाइड करती है। सभी केसेस में रिवर्स के ऊपर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे स्ट्रीम्स के ऊपर, ताकि वाटर रिजर्वॉयर्स को क्रिएट कर सके पानी के लिए। और क्योंकि ये पेनिनसुला का सबसे ज़्यादा एरिड जोन है और इसमें बहुत सारे एलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि पानी रेन वाटर को स्टोर करा जा सके और सिटी के लिए यूज़ करा जा सके, सिटी पर्पसेस के लिए पूरे सिटी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टैंक जो कि अर्ली ईयर्स ऑफ 15th सेंचुरी में बनाया गया था वो अब कमलापुरम टैंक के नाम से जाना जाता है। और इस टैंक से जो पानी है वो ना ही मतलब वो फील्ड्स को तो इरिगेट करती थी, पर वो रॉयल सेंटर तक भी जाता था कमलापुरम टैंक से। जो एक प्रोमिनेंट वाटर वर्क जो हम आज देख सकते हैं, मतलब इन रूइंस में हमें पता चलता है, वो है हिरिया कैनल। ये कैनल जो है वो तुंगभद्रा पर एक डैम है, वहाँ से वाटर को ले जाती है और वैली को इरिगेट करती है, कल्टिवेटेड वैली को इरिगेट करती है, जो कि सेक्रेड सेंटर और अर्बन सेंटर को सेपरेट करती है। तो ये शायद संगम डायनेस्टी के किंग्स ने बनाया था। ये देखिए, ये यहाँ पर एक जो कि अर्बन सेंटर और सेक्रेड सेंटर को सेपरेट करते हुए यहाँ पर आई थिंक ये कल्टिवेटेड वैली है। तो हिरिया कैनल जो है वो यहाँ पर इस पे वाटर प्रोवाइड करती है, इरिगेशन प्रोवाइड करती है। हाउ टैंक्स वर बिल्ट, एक टैंक के बारे में कृष्णदेव राय जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था टैंक को, उसके बारे में पीस क्या लिखते हैं। राजा ने एक टैंक बनाया था 2 हिल्स के माउथ पे, ठीक है, ताकि जितना भी पानी है वो दोनों मतलब एक ना एक साइड से तो गिर के वहाँ पर कलेक्ट हो ही जाए। इसके अलावा पानी जो है वो 3 लीग मतलब 15 किलोमीटर जो है बाय पाइप्स आता है, जो कि उसके लोअर पार्ट्स में मतलब रेंजेस के लोअर पार्ट में रन करती है ये पाइप्स वहाँ से। तो ये पानी जो है वो एक लेक में लाया जाता है जो खुद ही ओवरफ्लो कर जाती है एक लिटिल रिवर में, मतलब लेक भी इतनी बड़ी हो गई कि वो भी एक छोटी सी नदी जैसी बन जाता है। जो टैंक है उसके 3 बड़े बड़े पिलर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिगर्स कार्व्ड आउट है, और ये जो है वो कुछ पाइप्स के साथ कनेक्टेड है जिससे आज उनको वाटर मिलता है और फिर वो पानी जो है वो गार्डन्स और राइस फील्ड्स को इरिगेट करते हैं। इस टैंक को बनाने के लिए उसने कहा कि जो राजा है उसने एक पूरी पहाड़ को तोड़ा है, और टैंक में मैंने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा और कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग जो उनके वो काम कर रहे होंगे, और ऐसा लगता है कि जैसे छोटी छोटी चींटियां हैं जो इस टैंक में काम करी। 15 से 20 हज़ार। ये एक्विडक्ट है लीडिंग इनटू द रॉयल सेंटर। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का प्रॉपर और एडवांस्ड अरेंजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फोर्टिफिकेशंस एंड रोड, इसके पहले कि हम सिटी के डिफरेंट पार्ट्स को देखें डिटेल में, हम देखते हैं एक ग्रेट फोर्ट्रेस वॉल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि इन अलग अलग पार्ट्स को एनकम्पस करती है। जो अब्दुल रज़क है, अब्दुल रज़क पर्शिया के एम्बेसडर ने आज जो कोझिकोड है जो उस वक्त कैलीकट का था, मतलब पर्शिया से कैलीकट भेजा गया अब्दुल रज़क समरकंदी को, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है।
15 सेंचुरी में अब्दुल रज़ाक आए और वो यहाँ की फोर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और वो मेंशन करते कि यहाँ पे 7 लाइन्स थे, फोर्टिफिकेशन के 7 लाइन्स थे, फोर्ट्स के, मतलब फोर्ट्स के 7 लाइन्स थे। अब ये जो है ये सिर्फ सिटी को एनसर्कल नहीं करते थे, लेकिन इनके बीच में एग्रीकल्चर और हिंटरलैंड और फॉरेस्ट भी थे। जो सबसे बड़ी वाली बाहर थी ना, जो सबसे बड़ी वाली सबसे बाहर वाली जो लाइन थी, जो वॉल थी, वो पूरे हिल्स को एक लिंक करके सिटी को सराउंड करती है। हिल्स और उनको जोड़ के ऐसे सर्कुलर करके सिटी को सराउंड करती है। ठीक है, जितना मेसनरी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, जो मैसिव मेसनरी कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो स्लाइटली टेपर्ड है। टेपर्ड का मतलब है कि नीचे नीचे जो ज़मीन से जितनी क्लोज है, जो ज़मीन पे जो दीवार जहाँ से खड़ी हो रही है वो मोटी मोटी है, और ऊपर जाते 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 थोड़ी थोड़ी ये जो है वो पतली होती जा रही है, टेपर होती जा रही है, थोड़ी थिन होती जा रही है, जिस वजह से वो जहाँ है मतलब वहीं के वहीं प्रॉपरली फिक्स्ड है, इसके इस शेप की वजह से। और वॉल्स का जो इनर पोर्शन है उसको मतलब वो अर्थ पैक्ड विथ रबल। रबल एक उसका नाम है, एक चीज़ का वो एक सब्सटेंस है, तो उसको रबल के साथ पूरी तरीके से अच्छे से पैक कर दिया जाता है। और इसमें से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बैस्टियंस है वो आउटवर्ड्स हमें प्रोजेक्टेड दिखते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ इस फोर्टिफिकेशन के बारे में जो है वो अब्दुल रज़ाक बताते हैं कि इनके बीच में एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स है, मतलब 2 दीवारों के बीच में हमें एग्रीकल्चर होते हुए दिख रहा है, फील्ड्स दिख रहे हैं। अब्दुल रज़ाक नोट करते हैं कि पहली और दूसरी और तीसरी वॉल्स के बीच में जो है वो कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स और घर है। और पीस ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से इस सर्किट से जब तक हम सिटी तक एंटर करते हैं वो एक बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस हम कवर कर लेते हैं, जहाँ पर हमें फील्ड्स दिखते हैं और इन फील्ड्स में वो लोग चावल उगाते हैं, बहुत सारी में गार्डन्स है, इनमें अच्छे खासा पानी है और पानी जो है वो 2 लेक से आता है। इस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन पीस और अब्दुल रज़ाक के इससे हमें मिलता है, अकाउंट से मिलता है। ये स्टेटमेंट जो है इनको प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजिस्ट ने करोबरेट कैसे करा है कि हमको एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट के एविडेंस मिले, सेक्रेड सेंटर और अर्बन सेंटर के बीच में हमें एविडेंस मिला कि यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था। ये ट्रैक्ट जो था इसको मतलब पानी जो मिलता था वो एक बहुत ही एलैबोरेट कैनाल सिस्टम से मिलता था, और ये कैनाल में पानी जो आता था वो तुंगभद्रा रिवर से आता था। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर, कितनी हाई लेवल की प्लानिंग यहाँ पर हमें होती हुई दिख रही है। क्या रीज़न हो सकता है कि 2 फोर्टिफिकेशन वॉल्स के बीच में एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है? देखिए होता क्या था कि कई बार ऐसा होता था कि जब वॉर्स होते थे, सीजेस होते थी, झगड़े होती थी, तो जो अपोजिट साइड होती थी ना वो क्या सोचती थी कि इनको इतना फंसा के रखो कि धीरे धीरे करके इनका पूरे सारे जो जितना खाना पीना है वो सब जो है वो इनके पास वो फूड रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाए, और धीरे धीरे करके जो भी अपने आप को बचाने की कोशिश जो डिफेंडर्स है वो फिर फाइनली सबमिट करते हैं। तो ये सीजेस कभी कभी बहुत महीनों तक चलती थी, ईयर्स तक चलती थी। तो इनका यही ऑब्जेक्टिव होता था कि उनको भूखा ही आप वो कर दो तो इनके ऊपर कंट्रोल करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो नॉर्मली जो रूलर्स थे वो कोशिश करते थे कि ऐसे सिचुएशन के लिए वो प्रिपेयर्ड रहे, और वो ऐसी बड़ी बड़ी ग्रैनरीज, बड़े बड़े अनाज घर और स्टोर करने के लिए बनाते थे फोर्टिफाइड एरियाज़ में। लेकिन विजयनगर के रूलर्स ने एक और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव और भी ज़्यादा एलैबोरेट स्ट्रैटेजी प्लान करी अपने एग्रीकल्चर बेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उन्होंने खुद पूरे एग्रीकल्चर बेल्ट को ही प्रोटेक्ट कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है ना उसी को प्रोटेक्ट कर दिया, उसी को फोर्टिफाई कर दिया। तो ये ज़्यादा एलैबोरेट भी थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन शायद ये ज़्यादा इफेक्टिव भी थी। एक सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है जो कि अर्बन कॉम्प्लेक्स के इनर कोर में रन करती है। थर्ड लाइन है जो रॉयल सेंटर को सराउंड करती है। तो हर सेट में जो मेजर बिल्डिंग्स हैं, जो जितनी भी मेजर बिल्डिंग्स हर उसमें मतलब अर्बन सेंटर की, रॉयल सेंटर की, उनकी खुद की भी बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। तो कितना प्रॉपर फोर्टिफिकेशन हर जगह का है हम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। जो फोर्ट था उसको एंटर करने के लिए बहुत अच्छे खासे वेल गार्डेड गेट्स थे जो सिटी को मेजर रोड्स के साथ लिंक करते थे। गेटवेज जो थे बहुत ही डिस्टिंक्टिव थे आर्किटेक्चरल फीचर्स में, और ऑफन ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि टू विच द रेगुलेटेड डिफाइन द स्ट्रक्चर्स। मतलब वो गेट्स जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हमें एक गेटवे थे वो, तो गेटवे के ऊपर हमें आर्च दिख जाती है। देखिए इस तरीके से आर्चेस थे गेटवेज में, ये यहाँ पर दिख रही है ना, ये डोम्स एंड आर्चवेज एंड इस तरीके से आर्चवेज थे ताकि दूर से हम कर सके। मतलब द आर्च ऑन द गेटवे लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डोम ओवर द गेट आर रिगार्डेड एज टिपिकल फीचर्स ऑफ टर्किश सुल्तान्स। टर्किश सुल्तान्स के आर्किटेक्चरल स्टाइल का ये टिपिकल फीचर्स हमें इन गेटवेज में देखने को मिल जाता है।
आर्ट हिस्टोरियन इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल रेफर करते हैं, और ये है ना धीरे धीरे करके इंटरेक्शन से ग्रो करा, मतलब लोकल पेंटिंग प्रैक्टिसेस और अलग अलग रीजन्स के बीच में इंटरेक्शन जैसे जैसे बढ़ा, तो इस टाइप की स्टाइल जो है वो और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने रोड्स की भी स्टडी करी है, पूरे सिटी में जो सिटी के अंदर जाती हुई बाहर निकलती सभी रोड्स को स्टडी करा है, और दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय ट्रेसिंग पाथ्स थ्रू गेटवेज एज वेल एज बाय फाइंड्स ऑफ पेवमेंट्स। तो मतलब पेवमेंट्स और गेटवेज इनके थ्रू ये सब जो है वो हमें आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि ये रोड्स है, ये है। रोड्स जो है वो जनरली वैलीज़ के अराउंड बूम करते थे, और हमेशा मतलब वो ऐसा है कि वो रॉकी टेरेन को अवॉइड ही करते थे, ज़्यादा हिली एरिया में रन नहीं करते थे, और उसके आसपास मतलब करके और इस तरीके से वो रास्ता निकालते थे, उसके होते हुए नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स जो है वो टेम्पल गेटवे से एक्सटेंड होते थे, और वो पूरे बाजार से लाइन थे, मतलब टेम्पल गेटवे से बाहर निकलते हुए जो रोड्स थे वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी और एक बाजार्स की तरह भी परफॉर्म करते थे। ये देखिए, ये गेटवे फोर्टिफिकेशन वॉल में, ये गोपुरम। Describe the similarities and differences between these two entrances. What do you think the rulers of Vijayanagar adopted elements of why do you think adopted elements of Indo-Islamic architecture? इम्प्रेस हुए होंगे, एंड उसके और भी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं कि कंटिन्यूस इंटरेक्शन की वजह से उसका इफेक्ट तो आया होगा सुल्तान्स का और उनके आर्किटेक्चर का। इनके बीच में देखिए एक चीज़ है कि इनकी हाइट अच्छी खासी है, बड़े बड़े हैं, और ये डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। ये तो डोम है, आर्चवे है, इंडो इस्लामिक तरीके का है। ये गोपुरम जो है वो और ज़्यादा साउथ इंडियन स्टाइल देखने से लगता है, और ये इतना आर्चवे नहीं है, बहुत ही सर्कुलर नहीं है। तो ये डिफरेंस तो बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं। अब दी अर्बन कोर, फोर्टिफिकेशन और वाटर रिसोर्सेज के बाद अब हम अर्बन कोर पे आते हैं। अगर हम अर्बन कोर तक जाती हुई रोड्स के अलॉन्ग मूव करें तो बहुत कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों के घर होते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाउंड करा है कि यहाँ पे फाइन चाइनीज़ पोर्सलेन मिली है कुछ एरियाज़ में से, और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है अर्बन कोर का, ये सजेस्ट करता है कि इन एरियाज़ में थोड़े रिच ट्रेडर्स रहा करते होंगे, क्योंकि फाइन चाइनीज़, थोड़ी सी एक्सपेंसिव चाइनीज़ पोर्सलेन मिली है। जो टूम्स है, और ये जो एक वो मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर भी था, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे टूम्स और मॉस्क मिले हैं बहुत अलग अलग फंक्शंस करते हुए, और उनका आर्किटेक्चर जो है वो हम्पी के जो टेम्पल है उनके मंडपास से मिलता हुआ है, मतलब उनका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंडो इस्लामिक नहीं है। तो एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे बारबोसा, वो 16th सेंचुरी में इस तरीके से ऑर्डिनरी लोगों के हाउसेस को डिस्क्राइब करते हैं जो आज डेट तक सर्वाइव तो नहीं हो पाए। The other house of the people are thatched but nonetheless well built and arranged according to occupations in long streets with many open places. तो वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो लोगों के घर है वो प्रॉपर्ली थैच्ड है और उनको अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस जो है वो लाइन करे गए हैं। तो फील्ड सर्वेज इंडिकेट करते हैं कि ये जो पूरा एरिया है इसमें बहुत सारी छोटी श्राइन्स थी, टेम्पल्स थी, जो कि इसमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कल्ट्स प्रैक्टिस किए जाते थे, और अलग अलग कम्युनिटीज़ को यहाँ पर सपोर्ट, मतलब यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती थी एंड बिजनेस वगैरह जो भी लाइवलीहुड करती थी। सर्वे ये भी इंडिकेट करते हैं कि वेल्स, रेन वाटर टैंक्स और टेम्पल टैंक्स जो थे उन्होंने सोर्सेज ऑफ वाटर पूरे ऑर्डिनरी टाउन डवेलर्स को भी सोर्सेज ऑफ वाटर उन्होंने सप्लाई करा होगा, सिर्फ एक छोटे सेक्शन ऑफ पीपल को नहीं। ये एक पार्ट ऑफ एन एक्सकेवेटेड पेवमेंट, ये शार्ड्स ऑफ चाइनीज़ पोर्सलेन जो कि हमें मिला था। ये है अ मॉस्क इन विजयनगर, आप मॉस्क को देख सकते हो, इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। What kind of vessels do you think these shards were originally parts of? मुझे लगता है बड़े बड़े vessels with Chinese designs and all, इस टाइप के जो vessels, Chinese vessels जो हम सबको पता है, I think उसके पार्ट होंगे। ये दिख तो वैसे रहे हैं, एंड जिसमें वैल्यूएबल चीज़ें हम संभाल के रख सकते हैं। Does the mosque have typical features of Indo-Islamic architecture? Not at all, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छा खासा हमें साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है मॉस्क में। द रॉयल सेंटर जो था वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था सेटलमेंट के। आप प्लीज़ ये मैप को देखिए एंड इसके साथ वो करिए, देखिए रॉयल सेंटर ये साउथ वेस्टर्न पार्ट, अर्बन कोर जो था वो थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में था, सेक्रेड सेंटर वाज इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ओके, इसमें मतलब दो इसको रॉयल सेंटर डेजिग्नेट किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें 60 से भी ज़्यादा टेम्पल्स है। क्लियरली टेम्पल्स का पैट्रोनेज होना और बहुत इंपॉर्टेंट था कल्ट्स का, क्योंकि रूलर्स के लिए और इनका अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो गॉड्स एंड गॉडेसेस से एसोसिएट करते रहे, डिविनिटीज से एसोसिएट करते रहे। 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस है, उनको पैलेसेस आइडेंटिफाई करा गया है। ये रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं
एंड लगता नहीं कि इनका कोई रिचुअल फंक्शन से एसोसिएशन होगा। एक डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स के और टेम्पल्स के बीच में ये है कि जो टेम्पल्स हैं वो प्योरली मेसनरी से कंस्ट्रक्ट करे जाते थे, मतलब पत्थर स्टोन वगैरह से, जबकि जो ये बिल्डिंग्स है, जो ये पैलेस और ये वाले बिल्डिंग्स हैं, इनको पेरिशेबल मटेरियल से, मतलब इनका सुपर स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर ऊपर का जो पार्ट है उनको पेरिशेबल मटेरियल जैसे वुड वगैरह हो सकता है उससे कंस्ट्रक्ट करते थे। द महानवमी डिब्बा, कुछ और डिस्टिंक्टिव फीचर्स इस एरिया के हैं कि इसमें जो नेम्स साइन करे हैं वो फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स और उनके फंक्शंस, जैसे किंग्स पैलेस जो है वो सबसे बड़ा इनक्लोजर, सबसे बड़ी वो है, लेकिन अभी तक इसने कोई ऐसा एविडेंस हमें नहीं दिया है कि यार सच में भी ये किंग का या रॉयल का रेसिडेंस था, मतलब यहाँ पे सच में भी किंग रहते थे। इसके दो इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स है जिनको यूजुअली कहा जाता है, एक तो कहा जाता है ऑडियंस हॉल और दूसरा होता है महानवमी डिब्बा। पूरा की पूरा कॉम्प्लेक्स जो है हाई वॉल से सराउंडेड है, डबल वॉल से सराउंडेड है और इनके बीच में एक स्ट्रीट रन कर रही है। ओके, जो ऑडियंस हॉल है उसका प्लेटफॉर्म बहुत ही हाई है और उसमें स्लॉट्स है वुडन पिलर्स के लिए क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स पर। तो इसका एक स्टेयरकेस है जो कि सेकंड फ्लोर तक जाती है और वो स्टेयरकेस जो है इन पिलर्स के ऊपर रेस्ट करा, मतलब पिलर्स और उसके ऊपर से स्टेयरकेस जा रही है। पिलर्स जो है वो बहुत ही पास क्लोजली स्पेस्ड है, तो फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, तो अभी तक हमें समझ नहीं आया कि इस ऑडियंस हॉल का यूज़ क्या रहा होगा। एक हम बात करते हैं महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ सिटी पर लोकेटेड है। एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जो कि 11,000 स्क्वायर फीट की राइज तक हाइट तक राइज कर रहा है, हाइट ऑफ 40 फीट एंड बेस इसका 11,000 स्क्वायर फीट है, 40 फीट की हाइट तक। एविडेंस है कि इसके ऊपर, मतलब जैसे ये महानवमी डिब्बा का नीचे का प्लेटफॉर्म है, ये 40 फीट की हाइट ये है और ये बेस 11,000 फीट का है, और इसके ऊपर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि वुड का बना हुआ होगा, ऐसा हम स्पेक्यूलेट करें, और वो वुड जो है वो अब डिके हो गया, टूट गया, पूरा ख़राब हो गया। इसका जो बेस है इसके ऊपर रिलीफ कार्विंग्स है, ये देखिए इस तरीके की रिलीफ कार्विंग्स इसके पूरे बेस पर हमें यहाँ पर दिख जाती है। महानवमी डिब्बा के साथ बहुत सारी रिचुअल्स, मतलब जो रिचुअल्स एसोसिएट की जाए है वो है महानवमी। महानवमी मतलब ग्रेट 9th डे ऑफ द 10 डे हिंदू फेस्टिवल, जो कि ऑटम मंथ्स के द्वारा, मतलब सितंबर अक्टूबर में ऑटम मंथ्स के टाइम पर एक 10 दिन का हिंदू फेस्टिवल होता है जिसको हम लोग दशहरा बोलते हैं। तो उसके 9th डे, उसके 10 दिन का फेस्टिवल होता है और उसके 9th डे को हम लोग महानवमी कहते हैं। तो शायद महानवमी के दिन जो भी सेलिब्रेशंस होती होगी वो इसी महानवमी डिब्बा में होती होगी, ऐसा हम लोगों ने एसोसिएट करा है। इसमें दुर्गा पूजा, मतलब इसको दशहरा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, दुर्गा पूजा बोलते हैं बंगाल में, और नवरात्रि या महानवमी बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। जो विजयनगर किंग्स है इस दिन अपनी पावर, प्रेस्टीज और जितनी भी इनके पास जो है उसके इस ओकेजन पे वो अपना इन सब चीज़ों को डिस्प्ले करते थे। ये कार्विंग्स ऑन द महानवमी डिब्बा, कैन यू आइडेंटिफाई द थीम्स ऑफ द कार्विंग्स? देखिए एक तो मुझे हंटिंग सीन्स दिख रहे हैं, एक मुझे वर्शिप होते हुए कुछ दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से एक हॉर्स है और ये कुछ डीटी या कुछ ऐसे कोई प्रोमिनेंट फिगर बैठे हुए वो दिख रहे हैं, इस तरीके से कुछ। आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई कैन मेक आउट। ये एलिवेशन ड्राइंग है लोटस महल की। ये एलिवेशन जो होता है वो एक वर्टिकल व्यू होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर का। ये आपको आइडियाज़ देता है ऐसे फीचर्स के बारे में जो मैं प्लेन फोटोग्राफ में नहीं देख पाते। फोटोग्राफ में जो चीज़ें हम नहीं देख पाते सामने से, उसके बारे में ही हमें ये ड्राइंग्स जो है वो देता है। तो आप आर्चेस देखिए, ये सब आर्चेस बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं, ये सब इंडो इस्लामिक टेक्निक से इंस्पायर्ड है। ये देखिए ये आर्चेस है, ये डिटेल्स है आर्चेस पर, लोटस महल की आर्चेस पर। जो सेरेमोनीज इस दिन परफॉर्म की जाती है उसमें एक तो है कि इमेज की वर्शिप, जो भी उनकी डीटी इमेज होती थी उसकी वर्शिप करते थे। जो स्टेट हॉर्स है उसका वर्शिप करते थे। बफेलोज की सैक्रिफाइस करा जाता था, अदर एनिमल्स का सैक्रिफाइस किया जाता था। डांस होते थे, रेसलिंग मैचेस होती थी, प्रोसेशंस निकलते थे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स और सोल्जर्स के प्रोसेशन निकले थे। रिचुअल प्रेजेंटेशंस होते थे किंग के सामने और उसके गेस्ट के सामने। चीफ नायकास जो होते थे, सबऑर्डिनेट किंग्स जो होते थे, वो आकर इनके सामने रिचुअल परफॉर्मेंसेस देते थे। ये सेरेमोनीज जो थे इनके डीप सिंबॉलिक मीनिंग था। आखिरी दिन जो था फेस्टिवल का, उस दिन किंग जो है वो अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करता था, नायकास की आर्मी को इंस्पेक्ट करता था। बहुत बड़ी ग्रैंड सेरेमोनी होती थी बड़े से फील्ड में। इस ओकेजन पे नायकास जो है वो अच्छे खासे रिच गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स जाते थे किंग के लिए, अपनी रॉयल्टी और ट्रिब्यूट दिखाने के लिए। क्या महानवमी डिब्बा जो है ये आज भी, मतलब जो आज है, मतलब ये क्या कोई इलेबरेट रिचुअल का सेंटर था? हम इतना पता नहीं लगा पाए। स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट करा कि जो स्पेस है इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर की, उसके पास इतनी स्पेस या इलेबरेट प्रोसेशन के लिए जगह दिखती तो नहीं है आर्म्ड मैन एंड वुमेन की जिस तरीके से है, या फिर कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कि बहुत सारे लोग और एनिमल्स इसमें फिट हो सके।
पर जैसे कि रॉयल स्ट्रक्चर में और भी सारे स्ट्रक्चर्स है, तो इसका भी एनिग्मा है, ये भी हमें पता नहीं है कि इसका रियल पर्पस क्या होता होगा। अदर बिल्डिंग्स इन दी रॉयल सेंटर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन दी रॉयल सेंटर, इसका नाम दिया गया है लोटस महल, और इसका नाम दिया गया है ब्रिटिश ट्रैवलर्स के द्वारा 19th सेंचुरी में। ये नेम जो है ये रोमांटिक तो है, लेकिन हिस्टोरियंस को ज़्यादा पता नहीं है कि ये बिल्डिंग किस काम के लिए यूज़ करी जाती थी। एक सजेशन जो मैकेंजी के मैप में बताता है कि शायद ये काउंसिल चेम्बर होगा, वो जगह जहाँ पर किंग जो है वो अपने एडवाइजर्स से मिलते होंगे। बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो सीक्रेट सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन बहुत सारे टेम्पल्स रॉयल सेंटर में भी लोकेटेड है। एक जो स्पेक्टेकुलर है उसमें से हज़ारा लाम टेम्पल है। ये इसका मतलब होता होगा कि ये जो है ये प्रॉबेबली किंग और उसकी रॉयल फैमिली ही इसको यूज़ करती होगी। और सेंट्रल शाइन में जो इमेजेस है वो मिसिंग है, वो हमें दिखती नहीं, लेकिन वॉल्स के ऊपर हमें स्कल्प्टेड पैनल्स दिखते हैं, और इसमें रामायण के सीन्स हमें वॉल्स के इनर वॉल्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से स्कल्प्टेड दिखते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स विजयनगर में जो है वो डिस्ट्रॉय करे गए थे जब इस सिटी को सैक करा था 1565 में। जो ट्रेडिशंस ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये जो पैलेशियल स्ट्रक्चर्स का जो ट्रेडिशन है बिल्ड करने का, वो जो नायक थे उन्होंने कंटिन्यू रखा, और बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो आज भी सर्वाइव करती है। ये देखिए ये लोटस महल है, ये उसका फोटोग्राफ है और ये उसी का एलिवेशन ड्राइंग है। ये देखिए ये उसका फोटोग्राफ है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें क्लियरली नहीं देख पाते वो फोटोग्राफ में हमें देखने को मिलता है। ये एलिवेशन ऑफ द एलिफेंट स्टेबल्स है, और ये प्लान ऑफ द एलिफेंट। एलिवेशन मतलब वर्टिकली सामने से जो हमें दिखता है, और प्लान मतलब ऊपर से जो हम उसको देखते हैं। ओके, तो एलिवेशन में देखिए आप, जैसे कि ये है वो ये है, इसको ऊपर से मतलब ऊपर से ऐसे आसमान से ऊपर आप नीचे देखोगे तो ये प्लान की तरह दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ओके, ये प्लान जो है वो हॉरिजॉन्टल व्यू देता है स्ट्रक्चर का, और एलिवेशन जो है वो ऐसे वर्टिकल व्यू देता है ऐसे। तो ये देखिए ये उसका एलिवेशन, ये उसका प्लान, और ये एक्चुअल उसका फोटो एलिफेंट स्टेबल्स का, जो कि लोटस महल के पास में। इज़न्ट इट जस्ट ब्यूटिफुल एंड ऑ इंस्पायरिंग? सीक्रेट सेंटर। अब हम लोग बात आते हैं कि एक रॉकी पार्ट है, नॉर्दर्न एंड है सिटी का, जो कि तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर है। तो लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से ये जो हिल है इसके अंदर वाली और सुग्रीव का एक मंकी किंगडम होना चाहिए था, जो कि रामायण में मेंशन्ड है। और बहुत सारे ट्रेडिशन ये सजेस्ट करते हैं कि पंपा देवी जो कि मदर गॉडेस हैं यहाँ की, उन्होंने इन्हीं हिल्स में ये जो हिल्स हैं इसके अंदर बहुत ही तपस्या करी थी, पेनेंस करी थी, जिससे वो विरूपक्ष से मैरी कर सके। और विरूपक्ष जो थे वो इस किंगडम के गार्डियन डीटी थे, और उनको शिवा का एक रूप भी बोला जाता है। तो आज तक ये मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल विरूपक्ष मंदिरों में। तो इन हिल्स में ही जैन टेम्पल्स भी हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, जो विजयनगर एम्पायर के पहले के ही बने हुए हैं। तो अगर हम सम अप करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग जो है, मतलब ये जगह जो है वो अलग अलग ट्रेडिशंस के साथ एसोसिएटेड है, सेक्रेट ट्रेडिशंस के साथ एसोसिएटेड है। इस रीजन में जो मंदिर बनाने की जो प्रथा है वो बहुत ही लंबे समय से है। पल्लवास, चालुक्यास, होयसालास, चोलास, बहुत लंबे समय से डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर मंदिर बना रही है। रूलर्स जो है वो मतलब वो मंदिर बनाने के लिए इससे एनकरेज होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइन के साथ एसोसिएट करते हैं, अपने रूल को डिवाइन जस्टिफिकेशन या लेजिटिमेशन देने की कोशिश करते हैं। मतलब वो इस तरीके से मंदिर बनाते हैं, इसका पर्पस ये रहता है। और जो डीटी होता है वो मतलब उसको ऑफन किंग के साथ आइडेंटिफाई करा जाता है, कि जो उसका राजा है और जो उनके डीटी है, जो भगवान है, उसके साथ किंग को उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो टेम्पल जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह भी फंक्शन करते थे। मतलब यहाँ पे सिखाया पढ़ाया भी जाता था, जो पाठशाला गुरुकुल जो है वो यहाँ पर ली जाती थी। इसके अलावा जो रूलर्स है वो जो है वो मंदिरों के लिए और बाकी जो रिच मर्चेंट्स या जो रिच जो है और भी वो लोग मंदिरों के लिए लैंड ग्रांट्स भी करते थे, मतलब उनको ज़मीन दान में देते थे, अदर रिसोर्सेज दान में देते थे, पैसे वगैरह ये सब चीज़ें मंदिरों के नाम पे दान में दी जाती थी। तो टेम्पल्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर की तरह डेवलप हुए। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मंदिर को बनाने का काम, रिपेयर करने का काम, मेंटेन करने का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ताकि जो उनकी प्रजा है, जो उनके सब्जेक्ट्स है, वो उनका सपोर्ट और उनका रिकग्निशन अपनी पावर के लिए जीत सके।
ये बात है कि जो विजयनगर है वो चॉइस ऑफ साइट इसी बात से वही हुई क्योंकि यहाँ पर विरूपाक्षा और पंपा देवी जो है इनकी बहुत सारी श्राइन्स हैं, तो शायद इसी वजह से विजयनगर को चूज़ किया गया है फॉर अ कैपिटल पर्पस। इनफैक्ट विजयनगर किंग्स जो है वो हमेशा से यही क्लेम करते आए हैं कि वो गॉड भगवान विरूपक्ष के बिहाफ पे रूल करते हैं, और जितने भी रॉयल ऑर्डर्स थे जो यहाँ से निकल के आते हैं वो उसके ऊपर साइन की जाती है श्री विरूपक्षा की, जो कि यूजुअली कन्नड़ स्क्रिप्ट में होती है। तो रूलर्स है वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि भगवान के साथ उनके बहुत ही क्लोज लिंक्स है, और वो कैसे इंडिकेट करते हैं क्योंकि वो टाइटल यूज़ करते हैं हिंदू सुरात्रना। हिंदू सुरात्रना जो था वो अरेबिक टर्म सुल्तान का संस्कृताइजेशन था, तो सुल्तान का संस्कृत वर्ड हो गया सुरात्रना। तो इस तरीके से हिंदू सुरात्रना मतलब किंग यानी हिंदुओं का सुल्तान। तो इस तरीके से वो अपने आप को गॉड के साथ क्लोज लिंक्स में एसोसिएट करते थे। अगर अर्लियर ट्रेडिशंस के ऊपर भी ड्रॉ करते थे, विजयनगर के जो रूलर्स थे even as they drew on earlier traditions, the rulers of विजयनगर innovated and developed these। जैसे कि जो रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर है अब उनको मंदिरों में लगा जाने लगा था। किंग जो है वो ओकेजनली टेम्पल्स को विजिट करते थे, और जब वो टेम्पल को विजिट करते थे तो उसको एक इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन की तरह ट्रीट करा जाता था, एक इंपॉर्टेंट ओकेजन की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसमें इंपॉर्टेंट नायकास जो थे वो राजाओं के साथ मंदिर में उनको ऑक्यूपाई करते थे। ये देखिए, ये विरूपाक्ष टेम्पल का एक एरियल व्यू है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा ऊंचा गोपुरम है। गोपुरम और मंडप्स तो टेम्पल आर्किटेक्चर के टर्म में ये पीरियड जो था इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हमें टेम्पल आर्किटेक्चर में एडेड दिखे। इसमें जो था बहुत ही इमेंस स्केल पे इंपीरियल अथॉरिटी को मार्क करने का था, राजाओं की अथॉरिटी को मार्क करना था। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखते हैं राया गोपुरम से, और या फिर रॉयल गेटवे जिन्हें कहा जाता है, जो कि सेंट्रल शाइन के ऊपर हमेशा हमें बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। ये एक नया फीचर था इसकी जो इसमें ऐड हुआ था, और इसका काम ये था कि बहुत दूर से ही मंदिर की प्रेजेंस हमें दिखने लग जाती थी कि अच्छा वहाँ पर कोई मंदिर है, बहुत ग्रेट डिस्टेंस से दिखने लग जाती थी। आगे पढ़ने से पहले ये देख लीजिए, ये प्लान है विरूपाक्ष टेम्पल का, ये एरियल व्यू देता है। प्लान जो है ऊपर से व्यू देता है। ये जो स्क्वायर हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये श्राइन्स हैं, ठीक है, जहाँ जैसे ये स्क्वायर स्ट्रक्चर जो हमें दिख रही है उनकी श्राइन्स हैं। और जो मेजर गेटवेज है वो ब्लैक में शेडेड है। देखिए, एक ये बड़ा सा गेट यहाँ पर है और एक बड़ा गेट यहाँ पर है। हर टाइनी डॉट जो है वो मंदिर को एक पिलर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सब पिलर्स है, ये छोटे छोटे डॉट्स जो है। रोज ऑफ पिलर्स जो थे वो लाइंस में अरेंज किए जाते थे एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्रेम में, जिससे कि मेजर हॉल्स का डिमार्केशन हो सके, पेविलियंस का, कॉरिडोर्स का डिमार्केशन हो सके। जैसे यहाँ पर बहुत सारे वो है पिलर्स लाइन में, ये अलग है और ये अलग है, ऐसे हॉल को अलग करने के लिए। तो इस प्लान में जो स्केल का यूज़ करके आप डिस्टेंस मेजर करिए कि मेन गोपुरम से सेंट्रल श्राइन, मेन गोपुरम ये है, मेन जो गोपुरम गेट जो है वो ये है, और सेंट्रल श्राइन जो है वो यहाँ पर है, ये देखिए। तो डिस्टेंस मेजर करिए और देखिए कि क्या कितना डिस्टेंस है। अच्छा, टैंक यहाँ पर है, अब आप टैंक और इसकी डिस्टेंस भी मेजर करिए, तो आप ये देखिए कि क्या टैंक से श्राइन को श्राइन श्राइन से और टैंक को एक्सेस करना क्या इजी रहा होगा, अब गेस करिए इससे। ये कल्याण है, कल्याण मंडप है, इसका मतलब है डिवाइन वेडिंग्स, यानी शादियों को सेलिब्रेट वगैरह करने के लिए, या वो डिवाइन वेडिंग्स को जो भगवानों की शादी होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसका नाम है कल्याण मंडप। ये एक लाइन ड्राइंग है स्कल्प्टेड पिलर की। देखिए, ये भी पिलर्स किस तरीके से बहुत ही डिटेल और इंडिकेटली स्कल्प्टेड किए गए हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू सी ऑन द पिलर। तो देखिए, पिलर पे हमें एक एनिमल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कोई एक एक ह्यूमन फिगर भी देखने को मिल जाता है। ये भी देखिए, ये भी एक ह्यूमन फिगर, या आई थिंक कोई डीटी हो सकता है। ये भी सब ह्यूमन फिगर्स है। इसके अलावा मोटिव्स है, एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पर हमें शायद एक बैल या कुछ देखने को मिल रहा है, बैल जैसा लग रहा है। एनिमल्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं हमें। ये कुछ डिज़ाइंस है, आई थिंक मोटिव्स है। डिज़ाइंस में भी आई थिंक ये एनिमल्स, मुझे लग रहा है कि शायद ये एनिमल्स हैं। देखिए, ये हो गया, आई एम नॉट रियली श्योर ये एनिमल्स है कि नहीं है। ये भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, आई थिंक कोई पैर या कुछ है, विच आई एम नॉट रियली श्योर कि ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट इस तरीके से एनिमल्स, ये भी एनिमल है, मोटिव्स वगैरह में देखने को मिल सकता है। तो ये जो था रॉयल गोपुरम का काम, ये भी था कि शायद ये किंग की पावर को किंग की पावर को शो करने का था कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज पे कमांड करके, टेक्निक्स और स्किल्स का यूज़ करके एक बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन करवा सकता था।
और डिस्टिंक्टिव फीचर जो थे वो मंडप के उसमें मंडप आते थे, मतलब ये टेम्पल के उसमें आते थे मंडप यानी कि पेविलियन, और लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स जो कि श्राइन के आसपास ऐसे सराउंड करते थे उसको। तो हम दो टेम्पल्स का एक क्लोज लुक देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके। एक है विरूपक्ष और एक है विट्ठल टेम्पल। विरूपक्ष टेम्पल जो है वो बहुत लंबे समय तक बनता रहा, मतलब सेंचुरी 10 20 30 साल तक वो बनता रहा, टाइम लगा। और मतलब बिल्ट ओवर सेंचुरी, सॉरी, तो बिल्ट ओवर सेंचुरीज मतलब बहुत साल पहले, 100 200 300 साल पहले बना था विरूपक्ष टेम्पल, काफ़ी पुराना टेम्पल है। जो इंस्क्रिप्शन है टेम्पल पे ये सजेस्ट करते हैं कि अर्लियर श्राइन जो है वो 9th-10th सेंचुरी में, सबसे पहली जो सबसे इनिशियल श्राइन है वो उसकी डेट 9th-10th सेंचुरीज हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो बहुत ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे किंग्स आते गए तो उसने उस श्राइन को में एडिशन करते करते इतना बड़ा उसको टेम्पल को बना दिया। जो श्राइन के आगे जो मेन हॉल है वो उसको कृष्णदेव राय ने बिल्ड करा था, ताकि अपना एक्सेशन, मतलब जैसे उनको गद्दी मिली थी उसको मार्क करने के लिए, उसका वो करने के लिए उन्होंने करा था। और इसको डेलिकेटली काफ पिलर्स के थ्रू डेकोरेट किया गया था। जो ईस्टर्न गोपुरम है उसका कंस्ट्रक्शन के साथ भी कृष्णदेव राय को क्रेडिट किया जाता है, मतलब उन्होंने बनाया है। ये एडिशन जो है इसका मतलब ये था कि सेंट्रल श्राइन जो है वो बहुत ही छोटा कॉम्प्लेक्स अब बनती जा रही थी और धीरे धीरे करके बड़े बड़े एडिशन इसमें होते जा रहे थे। टेम्पल में जो हॉल्स है वो बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। कुछ ऐसे स्पेस है जहाँ पर गॉड्स की इमेजेस प्लेस करी जाती थी, उनको स्पेशल प्रोग्राम्स रखे जाते थे, यहाँ पर म्यूज़िक, डांस, ड्रामा वगैरह के साथ सेलिब्रेशन किया जाता था। बाकी जो हॉल्स है उनको मैरिजेस यानी भगवान की शादियों को सेलिब्रेट करने के लिए, बाकी जो है वो इसलिए बनाए गए थे कि डीटीज इसमें झूला झूल सकते, इससे अलग अलग पर्पसेस के लिए इनको बनाया जाता था। स्पेशल इमेजेस जो थी वो प्लेस करी जाती थी, जो कि स्मॉल सेंट्रल श्राइन में प्लेस करी जाती थी, वो इन मतलब बहुत सारी ओकेजन्स पे यूज़ करी जाती थी, ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे शादी वगैरह में यूज़ करी जाती थी। ये फिगर देख लीजिए, ये विट्ठल टेम्पल का चैरियट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डू यू थिंक चैरियट्स वुड हैव एक्चुअली बीन बिल्ट लाइक दिस? मे बी पॉसिबल कि शायद सच में चैरियट्स ऐसे बनते होंगे। ये देखिए स्विंग पेविलियन फ्रॉम जिंजी। यहाँ स्विंग पेविलियन मतलब यहाँ पर ये वो जगह थी जहाँ पर एक माना गया था, उसको वो करा गया था कि ये हॉल जो है यहाँ पर जो डीटीज है वो झूला झूलेंगे। एक और हम श्राइन की बात करते हैं जो है विट्ठल टेम्पल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल डीटी है, जो भगवान है यहाँ के, वो है विट्ठल। लेकिन विट्ठल जो है वो एक ऐसे फॉर्म ऑफ विष्णु है जो महाराष्ट्र में वर्शिप करे जाते थे। तो ये जो है मतलब महाराष्ट्र में एक फॉर्म ऑफ वर्शिप, एक भगवान का फॉर्म वर्शिप किया जाता था, उसका कर्नाटका में एक मंदिर बनना ये दिखाते हैं कि किस तरीके से विजयनगर के जो रूलर्स थे वो किस तरीके से ट्रेडिशंस को मतलब अलग अलग ट्रेडिशंस को अपने रूल के अंदर एम्बाइब करके और ऐसे इम्पीरियल कल्चर्स को क्रिएट करते थे। तो इस केस में जैसे बाकी केस में टेम्पल्स में और अलग बहुत सारे हॉल्स हैं, यहाँ पर एक यूनिक श्राइन है जिसमें एक यूनिक सा चैरियट बना हुआ है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स का एक यूनिक फीचर जो था वो था मतलब चैरियट स्ट्रीट्स, जो कि टेम्पल गोपुरम से एक सीधे लाइन में एक्सटेंड होता था। तो ये स्ट्रीट जो थे ये स्टोन स्लैब्स के साथ पेव किए जाते थे और पिलर्ड पेविलियंस होते थे जिसमें मर्चेंट्स जो है वो अपनी शॉप्स रखते थे। तो यहाँ पर टेम्पल के अंदर मतलब गोपुरम से मेन श्राइन तक बहुत सारे स्ट्रीट्स आपको मंदिर के अंदर मिल सकते थे। जैसे कि नायकास कंटिन्यू रखते थे, नायकास थे, उन्होंने इस ट्रेडिशन के साथ कंटिन्यू रखा, फोर्टिफिकेशंस करे तो उन्होंने उसी तरीके से टेम्पल बिल्डिंग के ट्रेडिशन के साथ भी कंटिन्यू रखा। नायकास ने बहुत सारे मंदिर बिल्ड करवाए, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा स्पेक्टैकुलर गोपुरम्स जो हमें देखने को मिल जाते हैं वो नायकास के द्वारा ही बनाए जाते थे। जैसे यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं, एक गोपुरम जो है वो नायका मदुराई के नायक ने बनाया था। प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार। अब हमने देखा है कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास विजयनगर के बारे में, फोटोग्राफ्स है, प्लान्स है, एलिवेशंस है, स्ट्रक्चर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। तो ये सब प्रोड्यूस कैसे किया गया था? इनिशियल सर्वे जो थे वो मैकेंजी ने करे थे और सारी इन्फॉर्मेशन को पीस बाय पीस साथ में रख के, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को, इंस्क्रिप्शंस को, सभी को साथ में रख के फिर हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन विजयनगर के बारे में इस्टेब्लिश करी थी। थ्रू आउट 20th सेंचुरी जो साइट है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिजर्व करा था। कर्नाटका डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने इसको प्रिजर्व करके रखा था। इसमें काफ़ी रिसर्चेस हुए थे। 1976 में हम्पी जो है उसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट की तरह डिक्लेयर करा गया था। तब 1980s की शुरुआत में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिससे कि विजयनगर में मटीरियल रिमेन्स को डॉक्यूमेंट कर सके पूरी डिटेल में थ्रू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव सर्वेज, और बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करा था इन सभी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में, सर्वेज को रिकॉर्ड करने में, इनकी डिटेल को। तो लगभग 20 साल तक बहुत सारे डजन्स ऑफ स्कॉलर्स ने यहाँ पर आए, पूरे दुनिया से यहाँ पर आके उन्होंने काम किया, इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंपाइल करा और प्रिजर्व करा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये सिर्फ एक पार्ट है बहुत बड़ी एक्सरसाइज का, मैपिंग।
बहुत डिटेल में हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले क्या था, पूरे एरिया को 25 स्क्वायर में डिवाइड करा। देखिए ये पूरा एरिया है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये कमलापुरम टैंक हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए नाम आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये हम्पी देखने को मिल रही है। पूरे एरिया को 25 स्क्वायर में डिवाइड करा गया है, ठीक है। 25 स्क्वायर, इसमें 25 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करा गया और इसमें आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है जो है आई। GH के बाद आई के बाद सीधे J है हमारे पास। तो पूरे उसको 25 स्क्वायर्स में करा है और हर एक स्क्वायर को एक अल्फ़ाबेट के लेटर के साथ डेजिग्नेट किया गया है। उसके बाद हर एक स्क्वायर को सब डिवाइड करा गया है स्मॉलर स्क्वायर्स में। देखिए जैसे कि ये N है यहाँ पर, तो इस N को फर्दर फिर हर अल्फ़ाबेट के साथ NA, NB, NC इस तरीके से फर्दर इसको छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड करा गया है। और फिर इन हर एक छोटे छोटे स्क्वायर को फर्दर उन्होंने और स्क्वायर्स के साथ डिवाइड किया। जैसे कि ये NM है तो NM में ये ABC, तो आप समझ रहे हो ये N है, N का और ज़्यादा जूम करके ये वाला प्लान है NA, NB, NC, ND, और NM को यहाँ पर जूम करके ये उसका और भी ज़्यादा जूम्ड आउट प्लान है। तो इस तरीके से कितना डिटेल में हर चीज़ को रिकॉर्ड करा जाता था। जो हम जैसे देखते हैं कि ये डिटेल सर्वेस बहुत ही पेन्स टेकिंग, बहुत ही मेहनत का काम, बहुत ही मुश्किल का काम है और इनको डॉक्यूमेंट करा जाता था, डॉक्यूमेंटेड मतलब हज़ारों स्ट्रक्चर्स के थ्रू। उसके बाद टाइनी से टाइनी श्राइन्स, छोटे छोटे मंदिर, रेसिडेंसेस वगैरह सबको कलेक्ट करके फिर उनके बाद इसको बनाया जाता था। और इस वजह से हमें बहुत सारे ट्रेसेस ऑफ रोड्स, पाथ्स और बाजार्स भी पता लगते हैं। तो ये डिटेल साइड ऑफ मैप है। राइट साइड में देखिए विच इज़ द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट दैट वाज नॉट यूज्ड, दैट इज़ आई, जो हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर हम मैप में स्केल का यूज़ करें तो हम लेंथ अगर मेजर करें कि वन ऑफ द स्मॉल स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, तो दैट इज़ लाइक हमें बहुत ही इसमें कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स इतना छोटा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का तो नहीं है ये स्क्वायर। एन ऑफ फिगर 7.27, राइट। ये देखिए एन का ये फर्दर डिटेल स्क्वायर यहाँ पर है। व्हाट इज द स्केल यूज ऑन दिस मैप, तो ये क्या स्केल यूज़ करिए आप ये कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये MK, MP और फर्दर इस साइड में वो है। ओके, इसमें जो स्केल यूज़ करी गई है वो है कि 1 किलोमीटर। ये स्केल यहाँ पर जो स्केल यूज़ कर गई है वो है 5 किलोमीटर्स। मतलब एक स्क्वायर जो है ये, जैसे N स्क्वायर जो है वो 5 × 5 किलोमीटर के एरिया को मैप कर रहा है। और यहाँ का जो स्क्वायर है मतलब ये स्क्वायर 1/1 किलोमीटर के एरिया को मैप कर रहा है। और ये फिर जो स्क्वायर है ये फर्दर 250 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली उस एरिया को मैप, मतलब 250 नहीं, आई थिंक 1.5 स्क्वायर जो है वो 250 मीटर को वो कर रहा है। तो इस तरीके से ये लगभग क्या 1.5 मतलब 3 जो है 3 स्क्वायर्स मिलके 500 मीटर को दिखा रहे थे। तो इस तरीके से स्केल्स यूज़ करे थे। आइडेंटिफाई अ टेम्पल, लुक फॉर वॉल्स, अ सेंट्रल शाइन एंड ट्रेसेस ऑफ पाथ्स लीडिंग टू टेम्पल, नेम द स्क्वायर्स ऑन द मैप विच कंटेन द प्लान ऑफ द टेम्पल। तो आई थिंक जो स्क्वायर्स में टेम्पल का मैप है वो है C, J एंड H। ये टेम्पल मुझे दिख रहा है, ये यहाँ पर मेन श्राइन दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे वॉल्स दिख रही हैं। और और क्या करना है, पाथ्स लीडिंग टू द टेम्पल, क्या क्या पाथ है जो टेम्पल तक लीड करता है। आई थिंक ये है, शायद ये वो पाथ्स है जो टेम्पल तक लीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाला पाथ जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये। ओके, हम कहाँ पर लास्ट थे? ओके, तो हाँ हम ये बताते कि रोड्स, बाजार्स और पाथ्स के बारे में भी हमें पता है। और वो हमें इसके बारे में कैसे पता है? वो पिलर बेसिस के थ्रू, जो कि थ्राइविंग मार्केट्स में जो पिलर बेसिस यूज़ करे गए होंगे मार्केट्स के अंदर, उससे हमें पाथ और रोड और इनके बारे में पता चलता है। तो हमें ये याद रखना यहाँ पर ज़रूरी है कि जॉन M. फ्रिट्स थे और जॉर्ज मिशेल और MS. नागार्जुन राव थे जिन्होंने बहुत सालों तक इस साइट पर काम करा। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में कि इन आर स्टडी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर, हमें इमेजिन करना पड़ा एक होल सीरीज ऑफ कॉलम्स, वुडन एलिमेंट्स के कॉलम्स को हमें खुद ही इमेजिन करना पड़ा, जैसे कि कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम, सीलिंग्स वगैरह, जो चीज़ें जो अब डिके हो चुकी, मतलब इनको खुद को इमेजिन करना पड़ा है। ओवरहैंगिंग ईव्स एंड टावर्स डेकोरेटेड विद प्लास्टर एंड पेंटेड परहैप्स ब्राइटली। तो ये जो अब गायब हो गई उनको ये पूरा इमेजिन करना पड़ा था। आप सोच सकते हैं कि इनका जॉब कितना पेन्स टेकिंग और कितना डिफिकल्ट था। वुडन स्ट्रक्चर्स तो भले ही लॉस्ट हो चुके हैं लेकिन और सिर्फ स्टोन स्ट्रक्चर सर्वाइव करते हैं, लेकिन हमारे पास जो ट्रैवलर्स की डिस्क्रिप्शन है वो हमें एबल करते हैं कि हम इसके बारे में रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें इनको वापस से, कि किस तरीके से वो स्ट्रक्चर होंगे और उस टाइम की वाइब्रेंट लाइफ को हम वापस से इमेजिन कर सकें। ये प्लान ऑफ द टेम्पल है, फिगर जो 7.29 में ये इस फिगर में जो ये वाला टेम्पल है ना, ये उसका फर्दर डिटेल्ड प्लान यहाँ पर हमें दिख रहा है। गोपुरम को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए ये जो है वो गोपुरम मुझे लग रहा है, या फिर ये गोपुरम लग रहा है, सबसे बड़ा गोपुरम। सेंट्रल श्राइन ये रही, यहाँ पर ये रही सेंट्रल श्राइन, ये A और ये वाला जो एरिया ये सेंट्रल श्राइन का एरिया है।
विच एरियाज वुड यू पास थ्रू टू रीच द सेंट्रल श्राइन फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस? आई थिंक आउटर एंट्रेंस से हमें गोपुरम के थ्रू होना पड़ेगा, फिर गोपुरम से हमें एक हॉल, एक और हॉल, एंड फिर जाकर हम सेंट्रल श्राइन में एंटर कर पाएंगे। और ये बड़े हॉल्स और मंडप्स और ये सब चीज़ें। द बाज़ार, पेस हमें बाज़ार का एक बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन देता है। वो क्या बोलते हैं कि आगे जाते हुए हमारे पास एक बहुत ही ब्रॉड और ब्यूटीफुल सी चौड़ी अच्छी खासी स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट में बहुत सारे मर्चेंट्स रहते हैं और यहाँ पर हमें हर तरीके की रूबीज, डायमंड्स, एमरल्ड्स, पर्ल्स, सीड पर्ल्स, क्लॉथ्स, मतलब ये सारे प्रेशियस स्टोन्स एंड जेम्स मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, और जितनी भी चीज़ें दुनिया में अवेलेबल है वो सभी जो हम खरीदना चाहें वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत यहाँ पर एक बहुत अच्छा शाम का फेयर लगता है, जहाँ पर वो बहुत सारी कॉमन चीज़ें जैसे कॉमन हॉर्सेज यानी घोड़े, नैग्स वगैरह, और सिट्रॉन्स, लाइम्स, ये फ्रूट्स है, ऑरेंजेस, ग्रेप्स वगैरह सभी तरीके के स्टफ़ को यहाँ पर सेल्फ करते हैं, जो कि हमारे पास इस स्ट्रीट में है। मोर जनरली वो सिटी को द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड की तरह डिस्क्राइब करता है, जहाँ के मार्केट जो है वो स्टॉक विथ प्रोविजन सच एज राइस, व्हीट, ग्रेन्स, इंडिया कॉर्न एंड अ सर्टन अमाउंट ऑफ बाले, बीन्स एंड मूंग, पल्सेज एंड हॉर्स ग्राम, इस तरीके सब तरीके से मार्केट्स जो है वो थ्राइव कर रहे हैं। ये सभी बहुत ही चीपली हमें अबंडेंटली, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में बहुत ही चीपली मिल जाते हैं। फरनाव यूनिस जो थे उनके अकॉर्डिंग विजयनगर मार्केट जो थे वो ओवरफ्लोइंग विद अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ओवरफ्लोइंग मतलब बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल जैसे बह ही रहे थे इतने सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, लाइम्स, प्रोमोग्रेनेट्स, जैक फ्रूट यानी कटहल होता है, आम वगैरह सभी बहुत ही चीप अमाउंट में हमें यहाँ पे मिलते हैं। मीट भी यहाँ पर सोल्ड किया जाता था, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में सेल किया जाता था। न्यूनेस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि मटन, पोर्क, वेनिसन, पैट्रिजेस, हेयर्स, डव्स, क्वेल, सभी तरीके के बर्ड्स, स्पैरोज, रैट्स, कैट्स, लिजर्ड्स, इन सभी को बिस्नागा यानी विजयनगर का नाम है, उसके मार्केट में हमें दिखते हैं। क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स, जो बिल्डिंग्स आज सर्वाइव करती है वो हमें बताती है कि कैसे किस तरीके से स्पेसेस को, जगह को ऑर्गेनाइज किया जाता था, यूज़ करा जाता था, कैसे उनको बिल्ड करा जाता था, क्या मटेरियल्स यूज़ करे जाते थे, क्या टेक्निक्स यूज़ करे जाते थे। जैसे कि हम डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में, सिटी कैसे उसके बारे में पता चलते हैं जब हम फोर्टिफिकेशंस को पढ़ते हैं, उसको देखते तब हमें पता चला कि सिटी कितनी प्रॉपरली, मतलब कितनी अच्छी तरीके से इक्विप थी, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी यहाँ पे। बिल्डिंग्स भी हमें बताती कि किस तरीके से आइडियाज स्प्रेड होते थे, कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें यहाँ देखने को मिलता था कि कैसे अलग अलग ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस हमें आर्किटेक्चर में देखने को मिल रहा है अगर हम उनको अलग अलग जगहों में बिल्डिंग्स से कंपेयर करें तो वो हमें एक ऐसा आइडिया देते हैं कि जो हमारे बिल्डर्स थे या उनके पैटर्न्स थे वो क्या आइडिया या क्या अपना एक इमेज प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो ऑफन इसमें बहुत सारे सिंबल्स हमें मिलते हैं, वो सिंबल जो है वो कल्चरल उसके सिग्निफिकेंस के सिंबल्स थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं बाकी सोर्सेज के साथ, मतलब ये जितना भी आर्किटेक्चर है, जब इसको लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन और पॉपुलर ट्रेडिशन के साथ कंबाइन करते हैं तो हम कितनी सारी अंडरस्टैंडिंग और रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस हुए आर्किटेक्चरल फीचर्स के जो हमें ये नहीं बताते हैं कि ऑर्डिनरी मैन और वेमेन की क्या लाइफ हुई होगी, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो कैसे रहते होंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी, लाइफस्टाइल कैसी होगी, और वो इस इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स के बारे में क्या सोचते होंगे। तो क्या उनको इन सब एरियाज़ को प्रॉपर एक्सेस होता होगा, रॉयल सेंटर, सेक्रेड सेंटर, और क्या वो एक स्कल्पचर को रुक के देखते होंगे या फिर बस उसके सामने से गुजर जाते होंगे, सोचते होंगे, क्या करते होंगे, क्या उनको इस सिंबलिज्म के बारे में क्या पता होगा, क्या वो समझते होंगे कि जितने भी सिंबल्स यूज़ करेंगे इसका क्या मतलब है। और ये लोग जो है जो इन इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने में काम करते हैं वो उन्होंने किस तरीके से, वो इसके बारे में क्या सोचते होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कृष्णदेवराय कुछ प्रॉब्लम्स और पर्सपेक्टिव को वापस से करने के लिए हम देखते हैं ये एक ब्यूटीफुल सा स्कल्पचर है, एक स्टैचू है कृष्णदेवराय का जो कि चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु के गोपुरम में प्लेस्ड है। ये ऑब्वियसली एक तरीका है जिससे जो रूलर अपने आप को जिस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता था, तो डोमिंगो पीस है वो इस तरीके कृष्णदेवराय को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है। वो मीडियम हाइट के थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, अच्छा फिगर था, तो बहुत पतले तो नहीं थे, ऑलमोस्ट थोड़े से मोटे भी थे, हल्के से थोड़े मोटे थे, और उनके फेस पे स्मॉल पॉक्स एक बीमारी के साइंस देखने को मिलते। तो इस तरीके से उन्होंने कृष्णदेवराय को डिस्क्राइब किया था। रूलर्स जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे कि क्या बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करा जाए, किस साइट पर क्या मटेरियल यूज़ करा जाए, किस स्टाइल को फॉलो करा जाए, और कौन था जिनको इस सब की चीज़ों के बारे में नॉलेज थी, वो कौन थे, क्या कोई स्पेशलाइज्ड जॉब था,
कौन इन प्लान्स को बनाता था, इन बिल्डिंग्स के प्लान को, ये वर्क कौन करता था, सबको ऑर्गेनाइज कौन करता था, बिल्डिंग्स कैसे बनती थी, मटेरियल कहाँ से लाना था, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या कोई एक स्पेशलाइज जॉब था, एक से ज़्यादा लोग थे, क्या थे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स को देखकर इसका आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं, उनके रिमेन्स को हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती रहेगी और फर्दर क्लूज़ को हमें देखना पड़ेगा, तब जाके हम इन ऐसे क्वेश्चंस का जो कि बहुत ही कॉमन उस टाइम पे लगते होंगे उसका आंसर हम देख पाएंगे। ये क्वींस बात है, उसका एक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइमलाइन पढ़िए। 1200 से 1300 के बीच में दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1206 में। 1300 से 1400 में विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था 1336 में। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि क्या उसी ईयर में हुआ था। एक और बहामनी किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1347 में। जौनपुर, कश्मीर और मथुरा के सल्तनट्स भी इसी टाइम पे आए थे। 1400 से 1500 के बीच में गजपति किंगडम ऑफ ओडिशा की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1435 में। गुजरात और मालवा में सल्तनट्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और अहमदनगर, बीजापुर और बेरार में 1490 में सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी। 1500 से 1600 में गोवा को पोर्चुगीज़ ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, इस पर कब्जा करा था। 1510 में बहामनी किंगडम का कोलैप्स हो गया और एक सल्तनत ऑफ गोलकंडा इमर्ज हुआ 1518 में। मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करा गया 1526 में बाबर ने। ये टाइमलाइन 2 है कि क्या क्या मेजर डिस्कवरी हुई, लैंडमार्क डिस्कवरी हुई विजयनगर में। 1800 में कॉलेज मैकेंजी जो है वो विजयनगर विजिट करते हैं। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ जो है वो सबसे पहले डिटेल फोटोग्राफ्स देते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हम्पी में उसकी। JF फ्लीट जो है वो 1876 में सभी इंस्क्रिप्शंस को, टेम्पल वॉल को, साइट्स पे जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं। 1902 में जॉन मार्शल के अंडर इस साइट का कंजर्वेशन शुरू हो जाता है। 1986 में हम्पी जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती है यूनेस्को के थ्रू। यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देता है। एंड विद दिस द चैप्टर इज ओवर।